नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, नई कहानी है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती। इस नई कहानी में भी आपका स्वागत है और कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। सांझ हो चली थी। पश्चिम दिशा में उतरते सूर्य का प्रखर सुनहरी तेज धीमा होकर गुलाबी पड़ने लगा था। गांव की ओर लौटते जानवरों के कारण उड़ती धूल और उनके रंभाने से वातावरण भर्राया सा लग रहा था। जहां तहां घरों में उठता धुआं और सिर पर पानी के मट लिए आती जाती पनिहारियां, हुड़दंग मचाते बाल वृंद और चौपाल में हुक्के के चारों तरफ बैठे बुजुर्ग गांव में सजीवता का प्रमाण दे रहे थे। शादी वाले घर में सजी धजी औरतें दुल्हन की प्रतीक्षा में बार बार घर से बाहर आकर झांक जाती थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले खाती बैलगाड़ी में दोपहर से आम को छाती से लगाए बैठता मनोज उकता चुका था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह बैलगाड़ी से उतरकर अन्य लोगों के साथ पीछे आते अपने पापा के साथ पैदल पैदल चले, किंतु हाथ में पकड़ा आम उसे वहीं बैठे रहने पर विवश कर रहा था। वह सोच रहा था, जाते समय ऊंट पर और अब आते समय बैलगाड़ी पर कितना कष्ट झेलना पड़ा है, कितना दुखदाई सफर है यह। पापा को यहाँ आने की ही क्या जरूरत थी, जहाँ ना कुछ खाने पीने का सलीका, न सोने नहाने का ढंग। अच्छा हुआ मम्मी राखी को लेकर नहीं आई। छोटी सी बच्ची को यहाँ लाकर धूप गर्मी में बीमार करने के सिवाय और क्या मिलता। अब यहाँ से चले तो जान छूटे। बारात घर पहुंची तो औरतों ने गीत गाते हुए दुल्हन को पालकी से उतारा। द्वार पर अनेकों टीम टाम और टोने टोटके के बाद दुल्हे दुल्हन को नाप तोला गया। फिर भीड़ भरे छोटे से घर में उन्हें अंदर लाकर बैठा दिया गया। मनोज इन लोगों के अजीब रीति रिवाजों को देखकर हैरान था। उमस और घुटन से सांस लेना मुश्किल हो रहा था, किंतु पसीने से तरबतर औरतें घूंघट और ढेर सारे कपड़ों में लदी दुल्हन को घेरे हुए थी। दुल्हन का मुंह देखने वाली औरतें एक दूसरे पर टूट पड़ रही थी। दुल्हन बेचारी असहाय बछिया सी चुपचाप बैठी थी। घर के सामने 5 फुट ऊंची मिट्टी गारे की कच्ची दीवार से गिरे अहाते में चारपाइयां बिछी हुई थी। बारात में लौटे कई लोग उन पर बैठकर सुस्ता रहे थे। मनोज भी अपने पापा के साथ जाकर बैठ गया। रुमाल से लिपटा आम उसने अपने पीछे छुपा रखा था। मनोज, रुमाल में क्या छुपा रखा है? उसके पिताजी ने पूछा। आम है पापा जी। तो छुपा क्यों रखा है? खा लो इसे। मैंने इसे मम्मी और राखी के लिए बचा कर रखा है। बहुत मीठा आम है, वो खाएंगी तो खुश हो जाएंगी। अपने वहाँ इतने मीठे आम नहीं मिलते, इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग ही है। लेकिन तब तक तो ये खराब हो जाएगा बेटा, हम कल शाम तक घर पहुँच पाएंगे। मैं इसे अपनी अटैची में संभाल कर रख देता हूँ। अपनी अटैची कहाँ है पापा? बेटा, आम जैसी चीज़ें अटैची में नहीं रखी जाती, इससे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो मैं इसे रुमाल से ही ढक कर रखता हूँ। देखो ना पापा, कितना रस है इस आम में। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम इसे खाकर ख़त्म करो। तुम्हारी मम्मी और छोटी बहन के लिए हम बाजार से और आम ले आएंगे। नहीं पापा, मैं यह आम घर लेकर जाऊंगा, उसने आम को रुमाल से लपेटते हुए कहा। जिद मत करो एमके, तुम्हें पता है हमारे शहर में बहुत अच्छे आम मिलते हैं। लेकिन पापा जी, इस आम का स्वाद और खुशबू अलग ही है। आप एक बार इसे सूंघ कर तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तभी दो सज्जन बड़ी सी थाली में ढेर सारी मिठाई और लोटे में चाय और कुछ खाली गिलास लेकर आ पहुंचे। वहां बैठे व्यक्तियों को चाय परोसकर वहीं उनके साथ चारपाई पर बैठ गई। शादी की बातें चली तो पास की चारपाइयों पर बैठे अन्य व्यक्ति भी उनकी बातों में आ मिले और आम का प्रसंग चाय पान में घुल कर रह गया। मनोज अपने लिए मिठाई लेकर उनसे कुछ दूर अभी खाली हुई चारपाई पर जा बैठा। उसे उनकी बातों में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। 2 दिन से ढंग से खाना ना खा पाने की छटपटाहट और सवारी के अजीब साधनों से वह बहुत खिन्न हो चुका था। वह रुमाल में संभाल कर लपेटा अपना आम चारपाई पर रखकर मिठाई खाने में व्यस्त हो गया। घर के 3-4 बच्चे मनोज के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें विचित्र भाव से देखने लगे। मनोज ने हाथ में पकड़ी मिठाई उनकी ओर बढ़ा दी, किंतु उनमें से एक लड़का मिठाई लेने की अपेक्षा उनके और नजदीक आकर बोला, क्या तुम मेरी भुआ के लड़के हो? कौन भुआ? तुम रोशनलाल के बेटे हो ना? वे मेरे फूफा हैं। अच्छा, मेरी माँ ने तुम्हें अंदर बुलाया है। क्यों? तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए वो तुम्हें देखना चाहती हैं।
अगर मेरी भूआ भी आई होती तो तुम उसके साथ अंदर ही बैठते ना। अरे राम जी, क्या बात है, एक ही दिन में भैया से यारी हो गई? उसके पिताजी ने पूछा। काका, माँ ने भैया को बुलाया है, राम जी ने उत्तर दिया। भैया के साथ चले जाओ मनोज, तुम्हारी मामी जी ने बुलाया है तुम्हें। पहले उनके पैर छूना, मनोज के पापा ने कहा। पिता के आदेश का पालन करने के लिए वह उनके साथ जाने को तैयार हो गया और उसने मिठाइयों की थाली वहीं चारपाई पर छोड़ दी, लेकिन रुमाल में लिपटा आम उसने सीने से लगा लिया। चूल्हे के पास बैठी मामी ने उठकर मनोज को छाती से लगा लिया और उसे चूमकर उसके सिर पर हाथ घुमाने लगी। वे उनके मुलायम बालों को बहुत देर तक रगड़ती रही। पहली बार देखे नवासे को छाती से लगाकर उन्हें अनंत आनंद प्राप्त हुआ। उनके संतोष और आनंद की कोई सीमा नहीं थी। वह उनके कपोलों को दोनों हाथों से भरकर एकटक देखकर बार बार चूम रही थी। उसे देखकर उन्हें तनिक भी सब्र नहीं हो रहा था, मानो कोई अनमोल खजाना उन्हें मिल गया था। मनोज चुपचाप खड़ा मामी को चूमना और सिर पर जोर जोर से हाथ घुमाना सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन विवश था, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा। करीने से सजाए उसके बाल बिखर कर बेतरतीब हो गए थे और उनके चूमने से गाल पर लगा थूक उसे असह्य लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि कैसे गंवार लोग हैं। वह झुककर उनके पैर छूना चाहता था ताकि वे उनके पैरों में झुके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सके, लेकिन उसे झुकने का अवसर ही नहीं दिया गया। क्या चूमने चाटने और बाल खराब करने से ज्यादा प्यार झलकता है? जब मनोज को मामी जी के प्यार से मुक्ति मिली तो एक हाथ से अपने बाल पीछे करने लगा, क्योंकि दूसरे हाथ में पकड़ा आम वह कहीं रख नहीं सकता था। उसके पास दूसरा रुमाल भी तो नहीं था, इसलिए गाल पर लगा थूक उसने हाथ से पोंछ दिया। लेकिन अब हाथ धोने की एक और समस्या खड़ी हो गई। मामी डलिया में उसके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ ले आई, लेकिन हाथ धोए बिना कुछ खाना विचार मात्र से उसके मुंह में थूक इकट्ठा हो गया। मनोज के लिए धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। वह अपने जिस गंदे हाथ से शम को छूने से भी कतरा रहा था, उसी हाथ से कुछ खाने की तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मामी तो मिठाइयों से भरी डलिया लेकर उसे मिठाई खिलाने को ही आतुर नजर आ रही थी। मनोज ने घर में आते समय आंगन में पड़ी बड़ी सिल और उसके पास रखे लोटा बाल्टी और गीली जमीन से अंदाजा लगाया कि यह जगह नहाने के लिए बनाई गई है। इसलिए वह लपक कर वहां पहुंचा और सूखी भुरभुरी मिट्टी में थूक कर उसे पैर से मिट्टी के नीचे दबा दिया। बाल्टी में पानी नजर आया तो उसने पहले वह हाथ धोया जिससे उसने अपना गाल पोंछा था, फिर उसने रुमाल पकड़कर दूसरा हाथ भी धो लिया। उसे बहुत राहत मिली और फिर मामी के पास पहुंच गया। मुन्ना, तेरा नाम क्या है? मामी ने पूछा और उसका हाथ पकड़कर पास बिछी चारपाई पर बिठा दिया। मुन्ना, मनोज ने कहा। लेकिन फूफा ने तो मनोज कहा था, उसे बुलाकर लाने वाले रामजी ने टोका। हाँ तो मुन्ना कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मामी जी को अच्छा लगता है तो यही सही। यहाँ कौन सी क्लास में हाजिरी बोली जा रही है जो नाम गलत होने से एब्सेंट लग जाएगी? कोई बात नहीं कुंवर साहब, बेचारे को मालूम नहीं है। तुम मिठाई जीमो। उसने डलिया उसके सामने कर दी। मैंने वहाँ काफ़ी मिठाई खा ली थी, अब ज़्यादा मीठा मैं नहीं खा सकूंगा, मनोज ने कहा। ऐसा क्या कुंवर साहब, मामी के हाथ से एक जलेबी तो खानी ही पड़ेगी। मामी ने एक पूरी जलेबी उसके मुंह की ओर बढ़ाई। नहीं नहीं, इतनी बड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर उससे जलेबी ले ली और एक ही हाथ से उसे डलिया से तोड़कर एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खाने लगा। मामी उठकर चूल्हे के पास गई और एक काले चिकने मटके में से उबलते दूध का बड़ा सा कटोरा भर लाई। उसने दूध का कटोरा मनोज को देना चाहा, लेकिन कटोरा बहुत गर्म था। वह उसने जमीन पर रख दिया। दिन भर से उबलता दूध हल्के लाल रंग का हो गया था। जैसे जैसे कटोरे का हवा से स्पर्श हो रहा था, वैसे ही दूध पर मलाई मलाई केचवे सी कुलबुलाने लगी थी। मनोज को देखकर ही उबकाई आ रही थी। उस दूध को पीना। वह उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ कुंवर सा, दूध तो पी लो, अब ठंडा हो गया है। मामी ने मनुहार की। नहीं, अब मैं न कुछ खा सकता हूँ और ना ही पी सकता हूँ। मुझे टॉयलेट जाना है। वो तो बाहर बैठे हैं, अभी वो घर नहीं जाएंगे, आज की रात तो यहीं रुकेंगे। तुम तो दूध पी लो, फिर उनके पास चले जाना। नहीं, मुझे तो अभी जाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर देना, मनोज ने कहा और हाथ में पकड़ा आम सीने से लगाए घबराया हुआ सा बाहर आ गया। मामी को कुछ समझ नहीं आया, वह उसे आश्चर्य से देखती रह गई। घर से बाहर आकर मनोज ने चैन की सांस ली और वह अहाते में कोने में खड़े नीम के पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ों के ऊपर से नजर आते चांद को देखने लगा।
आसपास के घरों में भी सन्नाटा पसर गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल-पहल थी। मेहमानों के खाने सोने की व्यवस्था में लगे लोग चारपाइयाँ और बिस्तर इधर-उधर लेकर जाने में व्यस्त थे। घर में सजी-धजी महिलाएं भोजन व्यवस्था में लगी थी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं एक ओर बैठी बातों में खोई हुई थी। दुल्हन को पास के घर में बैठा दिया गया था और उसके हम उम्र और करीबी रिश्तेदार उनको सोने के लिए उपयुक्त कमरे की योजना में लगी थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी थी, उनकी गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। दुल्हन को खाना खिलाकर और सोच आदि करने के लिए बाहर ले जाकर वे लौट आई थी। तभी एक चंचल सी महिला दूल्हे के पास आई और उसे दुल्हन के कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर गई। रात को खुले आसमान के नीचे सूत की रस्सी से बनी एक बड़ी सी नरम चारपाई पर अपने पिताजी के साथ सोने का मौका मिला। कुछ देर पहले पापा के साथ भरपेट खाना खाकर भी उसे काफ़ी संतोष हुआ था। दिन भर की थकावट से उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी, तो उसके पापा ने तकिया लगाकर उसे आराम से सुला दिया और वे स्वयं अन्य व्यक्तियों की चारपाई पर बैठकर शादी की बातें करने लगे। सुबह उठकर मनोज अपने पिता और एक दूसरे रिश्तेदार के साथ घरों से दूर खेतों में गया। सभी ने पानी की एक एक बोतल पकड़ी हुई थी। खेतों में दूर दूर तक सरकंडे के झुंड उगे हुए थे। बड़े लोग 20-20 फीट की दूरी पर विपरीत दिशाओं में झुंड के पीछे चले गए। वह भी एक झुंड के पीछे निवृत्त होने चला गया। मनोज के लिए यह एक नया अनुभव था। उनके घर में तो शौचालय बना हुआ था और दरवाजा बंद करके चमचमाती साफ कमोड पर आराम से बैठने की सुविधा थी। उसके पश्चात पानी की भी व्यवस्था थी। साबुन तौलिया भी उपलब्ध होने से अंदर गया व्यक्ति सामान्य रूप से स्वच्छ होकर ही बाहर निकलता था और वह बेझिझक कोई भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ तो प्रत्येक काम के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। राह चलते समय साथ आए एक रिश्तेदार ने बबूल के पेड़ से एक लंबी पतली टहनी तोड़ी और उस पर उगे कांटे हटाकर उसके 3 भाग करके मनोज और उसके पिता को एक एक टुकड़ा देकर तीसरे से स्वयं ब्रश करने लगा। एक हाथ में खाली बोतल और दूसरे में ब्रश करते वे पास के ही एक कुएं पर पहुंचे। रिश्तेदार ने कुएं से बाल्टी भरकर पानी निकाला। पिताजी ने थोड़ी मिट्टी हाथों पर लेकर मलकर हाथ धो लिए। मनोज ने भी पिताजी का अनुसरण करके स्वयं को स्वच्छ किया। उसके पश्चात वे अपनी अपनी बोतल उठाकर घर पहुंचे। खुले अहाते में बड़े बड़े पत्थर बिछाकर नहाने का प्रबंध किया हुआ था। उसके पास एक बड़े से ड्रम में पानी भरा था और उसके करीब एक लोटा और एक बाल्टी, साबुन, तेल, कंघी, शीशा सब रखा हुआ था। उनके पहुंचने से पहले कुछ लोग स्नान करके चारपाइयों पर बैठे बीच में रखा हुक्का गुड़गुड़ाते खेत खलिहान, फसल और बरसात की बातें कर रहे थे। मनोज के पिता ने एक व्यक्ति से कहकर अपनी अटैची मंगवाई और अपने पहले मनोज को नहलाकर साफ कपड़े पहनाए, उसके बाल बनाकर एक चारपाई पर बैठा दिया। उसके पश्चात पिताजी ने स्नान किया और तैयार होकर बैठ गए। कुछ ही देर में सबको भोजन के लिए बुला लिया गया। घर के खुले आंगन में एक लंबी सी बोरी बिछाकर सबके बैठने की व्यवस्था की गई थी। उनके बैठने के पश्चात सभी के सामने एक एक थाली रखी गई जिसमें भोजन परोसा गया। रोटी सब्जी के साथ उन्हें फिर से मिठाई परोसी गई। इस बार मनोज ने गांव के बने लड्डुओं का भरपूर आनंद लिया। खाना खाने के बाद विदाई की रस्म हुई। अनेक महिलाओं पुरुषों ने पिताजी को तिलक लगाकर रुपये दिए। मनोज को भी तिलक लगाकर कईयों ने रुपये दिए और उनका सिर पुचकारा। मामी जी ने भी तिलक किया, किंतु मनोज तत्काल उनसे दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे मामी जी के प्यार से बहुत डर लग रहा था। वो अपना सामान लेकर चले तो कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। घर पहुंचकर मनोज ने सबसे पहले बड़े जतन से रुमाल में लपेटकर रेवती का दिया हुआ आम अपनी मम्मी को सौंपा और एक राहत की सांस ली। आम देखकर उसकी मम्मी को बहुत आश्चर्य हुआ। आम काफ़ी बड़ा और पका हुआ था। मनोज, कहाँ से लाया यह आम? तेरी मामी ने दिया क्या? मामी ने नहीं, यह रेवती ने दिया था। इसकी खुशबू सूंघ कर तो देखो, इसका स्वाद और मिठास तो सबसे अलग ही है। मैंने तो पहले ऐसा आम कभी नहीं चखा। आप देखो ना। मनोज लपक कर किचन से चाकू ले आया और मम्मी को आम शीघ्र काटने के लिए कहा। रुको बेटा, हाथ मुंह धोकर पहले कुछ देर आराम कर लो। मैं आम धोकर काटने के बाद सबको प्लेट में लगा कर दूंगी। मम्मी, यह आम आप दोनों के लिए है। मैंने तो बाग से मन भर करके ऐसे आम खाए हैं। आप आम काट कर तो देखो ना मम्मी। हाँ रमा देवी, पहले तुम यह आम चख कर तो देख लो। 2 दिन से यह इसे छाती से लगाए हुए है। मेरे बहुत समझाने पर भी यह इसे तुम्हारे और राखी के लिए लेकर आया है, पति ने कहा।
हाँ हाँ मम्मी, जल्दी काटो ना, लाओ मैं धोकर ला देता हूँ। नहीं मनोज, आम काट कर रखने के लिए प्लेट भी तो चाहिए। बड़ी प्लेट ऊपर रखी है, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ तक। तुम बैठो, मैं ही लेकर आती हूँ। वह उठकर किचन में चली जाती है। ए बिंदिया, देख, भैया तेरे लिए कितना बढ़िया आम लेकर आए हैं। यहाँ ऐसे मीठे और खुशबू वाले आम नहीं मिलेंगे। कमरे में गुड़िया से खेल रही अपनी छोटी बहन के पास जाकर गर्व से बोला मनोज। कहाँ से लाया भैया, शादी में मिला क्या? राखी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। हाँ, शादी में गया था, मिला तो वहीं से है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छी लड़की मेरी फ्रेंड बन गई। वह मुझे आम के बाग में ले गई और उसने मुझे अपने हाथों से तोड़कर बहुत अच्छे अच्छे आम खिलाए। क्या नाम है उसका? क्या बहुत बड़ी थी? रेवती। नहीं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, तो उससे थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन बहुत ही चुस्त और दबंग। न जाने कब से पेड़ पर चढ़कर कोयल की तरह कूकने लगी। मुझे भी पेड़ पर चढ़ने को कहा, लेकिन मेरे पैरों में मोजे और बूट थे। पेड़ पर चढ़ने से कपड़े भी फट सकते थे और चोट भी लगने का डर था। मैं तो नीचे खड़ा खड़ा ही उसे पेड़ पर फुदकते देखता रहा। कुछ ही देर में उसने इतने आम तोड़कर जमीन पर फेंके कि जमीन सोने की तरह पीली हो गई। देखते ही देखते वह पेड़ की डाल पकड़कर पत्तों के सहारे जमीन पर उतर आई। उसने सारे आम झपट कर अपने दुपट्टे में बांधे और गठरी उठाकर भाग पड़ी। क्यों भैया? क्योंकि बाग उसका नहीं था, उसने आमों की चोरी की थी, इसलिए भागकर बाग से बाहर कुएं के पास पहुंचे तो वहां आकर आराम से आम चूसने लगी। मुझे तो बहुत डर लगा, मैं तो वहां से भागने लगा था, लेकिन उसने बताया कि अपनी मेहनत से तोड़े आम अब चोरी के नहीं रह गए। वह तो हमेशा ही इसी तरह कभी अमरूद कभी बेर तोड़कर खाती है, मनोज ने बताया। अच्छा, क्या उसने तुझे भी अमरूद और बेर दिए? अरे बुद्धू, वह आम का बाग था, अमरूद और बेर का नहीं। फिर तो वह तेरी अच्छी वाली फ्रेंड बन गई होगी ना। और क्या, वह तो मेरे साथ ही आना चाहती थी। पापा ने मुझे दुल्हन के साथ बैलगाड़ी में बिठा दिया था, फिर भी वह साथ साथ दौड़ रही थी, इसलिए बैलगाड़ी में चढ़ने के लिए। यह आम उसने मुझे पकड़ा दिया और बैलगाड़ी में चढ़ने की कोशिश भी की, मगर किसी ने पीछे आकर उसे गोद में उठा लिया। तो वह चिल्लाने लगी, छोड़ दो, मुझे भी इसके साथ ही जाना है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि वह मेरे साथ आ जाए, मगर पापा साथ में थे, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। लेकिन उसे पकड़कर रोक लेना मुझे बहुत बुरा लगा। तो तुम उन्हें बता देते ना कि वह तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसे भी साथ जाने दो। लेकिन मैं भी क्या करता, उसे तो वहीं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहना था। अभी भी उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही है, छोड़ दो, मुझे इसके साथ जाना है। तभी किसी ने ऊंची आवाज में पीछे से कहा, रोशनलाल जी, इस लड़की को भी अपने साथ लेते जाओ, आपके कुंवर के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। पापा ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, सचमुच ही जोड़ी तो राधा कृष्ण जैसी है। आप लड़कियां देने वाले बनते रहो, हम भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसे पढ़ाओ लिखाओ और अच्छी परवरिश करके बड़ी हो जाने दो, फिर हम इसे भी बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ लेकर जाएंगे। अरे मनोज, सचमुच ही यह आम तो बहुत स्वादिष्ट और अनोखी खुशबू वाला है। कहाँ से लाया तू? मम्मी ने पूछा। यह रेवती वाला आम है मम्मी, भैया की अच्छी वाली फ्रेंड ने दिया है, राखी ने कहा। सचमुच ही? मैंने तो ऐसा आम कभी नहीं खाया। सचमुच ही एक टुकड़ा खाने पर ही तृप्ति हो गई। ले तू भी खाकर देख बिंदिया। मम्मी ने उसके सामने प्लेट कर दी। आप भी चख कर देखो जी, हमारे बाजार में तो ऐसे आम कभी नहीं आए। उसने पति के सामने प्लेट की तो वो खुशबू से ही तृप्त हो गए। उसने भी एक टुकड़ा उठाकर खाया तो होठ चाटते रह गए। सचमुच ही आम तो कमाल का है, पहले बताता तो। अरे हाँ, मनोज की वह दोस्त भी आम की जैसी ही मनमोहक और प्यारी थी। उसे देखकर तो आंखें सचमुच ही तृप्त होती थी। सोने जैसा उसका दमकता चेहरा, बड़ी बड़ी काली शाह आंखें और गालों पर पड़ते गहरे गड्ढे किसी को भी मोहित कर लेने में सक्षम थे। एक सज्जन ने तो मुझसे कहा भी था कि हमारे बेटे के साथ इसकी जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने भी हंसकर कह दिया, इसे पढ़ाओ लिखाओ और पाल पोस कर बड़ी करो, हम इसे भी धूम धड़ाके से लेकर जाएंगे। मनोज के पिताजी ने कहा, मनोज तू भी ले बेटा, मम्मी और बहन के लिए इतना संभाल कर लाया है तू ये आम। मम्मी जी, मैंने तो इससे भी ज़्यादा मीठे आम मन भर कर खाए थे। रेवती ने एक से एक मीठा आम छाँट कर मुझे दिया था। आप खाओ और बिंदिया को भी दे दो। सबने आम बहुत ही स्वादिष्ट और संतोष से खाया।
आधा सेर वजन का रसीला आम खाकर सब तृप्त तथा संतुष्ट हो गए थे। आम खाने के बाद आम के ऊपर का छिलका और गुठली मम्मी ने प्लेट में उठाकर एक तरफ रख दी थी। मनोज ने आम के आकार से बहुत पतली गुठली प्लेट में से उठाकर ऊपर नीचे से देखी और कुछ सोचकर आंगन में आकर इधर उधर बड़ी चम्मच लेकर आ गया। वह खुले आंगन में मुख्य द्वार के सामने गड्ढा खोदने लगा। उसे आंगन में गड्ढा खोदते देखकर उसकी बहन राखी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भैया? मैं यहाँ रेवती का आम लगाऊंगा। कुछ दिनों में यह पेड़ उग जाएगा और फिर उसके मीठे मीठे आम हमको मिलने लगेंगे। सच्ची भैया? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हम रोज़ मीठे मीठे आम खाएंगे। उसने खुशी से ताली बजाकर नाचते हुए कहा और दौड़कर मम्मी के पास पहुंची। उसने खुशी से चहक कर मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, भैया रेवती को आंगन में उगा रहा है। कुछ दिन में हमें बहुत मीठे मीठे आम मिलेंगे। अरे मेरी भोली बेटी, तेरा भैया रेवती को नहीं, रेवती का दिया आम लगा रहा है। और बेटा, आम कल ही नहीं मिलने लगेंगे, उसके लिए तो 10 से 12 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी, भैया तो कह रहा था कि हमें रोज़ मीठे मीठे आम मिलने लगेंगे। तेरा भैया भी तेरी तरह भोला ही है। आज वह आम की गुठली लगाने की कोशिश कर रहा है। गुठली से कोपले निकलने में ही कई दिन लग जाएंगे। फिर वह धीरे धीरे पौधा बनेगा और पौधे से पेड़ बनने में उसे सालों लग जाएंगे। फिर उस पर फूल लगेंगे और उसके बाद आम लगेंगे। जैसे तुम पहले नन्ही सी गुड़िया थी, 3-4 साल में सबकी दादी अम्मा बन गई हो। तो क्या मम्मी हमें रेवती आम अभी नहीं मिलेंगे? उसने उदास होकर पूछा। हाँ बिट्टो, प्रत्येक चीज़ का समय होता है। प्रकृति के नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। बीज से पहले पौधा, फिर पेड़, फूल, फल और फिर उसी से बीज बनता है। जैसे आम की है गुठली, उसके लिए ऋतु और मौसम भी निर्धारित है। अभी गर्मी में तुम्हें खरबूजा, तरबूज, आम, अंगूर मिलते हैं, लेकिन सर्दी में गाजर, मूली, गोभी, मटर, संतरे, अमरूद, गन्ना वगैरह मिलते हैं। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम कहोगी हम बाजार से लाकर दे देंगे, मम्मी ने कहा और उसके साथ बाहर आंगन में आ गई। मनोज ने 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया था और वह उसमें गुठली दबाने वाला था। मनोज, इसके लिए इतना गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो कम गहरा गड्ढा भी काफ़ी है। इसे थोड़ा खाद पानी मिलेगा तो गुठली अपने आप अंकुरित होगी और कौपल नज़र आने लगेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं मम्मी, यह रेवती तो मैं ही लगाऊंगा। आप तो सिर्फ मुझे बताती रहो, बाकी सब मैं अपने आप कर लूँगा। पिछले साल बरसात में हमने स्कूल में भी पेड़ लगाए थे। बाद में मास्टर जी ने हमसे उनकी सुरक्षा के लिए ईंटों की गोल जाली जैसे हवादार जंगले भी बनवाए थे। लेकिन क्या हमें घर में भी ईंटों का जंगला बनाना पड़ेगा? पौधे की सुरक्षा के लिए जंगला बना होने से हम भी सावधान रहते हैं, ताकि उससे बचकर निकले और चिड़िया आदि पक्षियों से उसकी कच्ची हरी कोपलों को बचाव रहता है। घर में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम सबको भी उसकी सुरक्षा करनी ही चाहिए, मम्मी ने बताया। चल बिंदिया, पहले हम बाहर से ईंटें उठा कर लाते हैं। पहले रेवती की सुरक्षा का इंतजाम कर लेते हैं, फिर पेड़ लगाएंगे, मनोज ने बहन से कहा। हाँ भैया, यह ठीक है, चलो। ए बिंदिया, क्या ठीक है? खुद ईंट जितनी नहीं है और चलिए ईंट उठाने। बैठकर तुम पौधा लगाओ, ईंट उठाकर लाना और उससे जंगले बनाना मैं और तुम्हारे पापा करेंगे। लेकिन मम्मी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, पापा तो बाहर चले गए, मनोज ने कहा। सब्र कर बेटा, अभी तेरी रेवती में आम लगने वाले नहीं हैं। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। थोड़ा धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तुम पहले आम का बीज तो लगा लो, उसके बाद पौधा, पेड़, फूल और फल की बात करना। कहते हैं दादा आम का पौधा लगाए तो उसका फल पोता खाता है, और तुम दोनों भाई बहन तो पौधा लगाने से पहले ही आम खाने की सोचने लगे हो। जिस बाग में तुम आम खा कर आए हो, वह न जाने किसने और कब लगाया होगा, और आम खाने वाले नाती पोते होंगे। इसलिए धैर्य और धीरज रखो बेटा। बसंती की शादी को 4 दिन हो गए थे। रेवती कल सांझ से ही उसका इंतजार करने लगी थी। वह कई बार उसके घर जाकर पूछ आई थी कि वह आ गई कि नहीं। बसंती की मां ने ना कह देने पर वह निराश होकर घर लौट आती और गाड़ी की लीक पर जाकर उधर से आने वालों की बाट जोहती रहती। लेकिन करीब पहुंचने पर वह उदास हो जाती और रास्ते के करीब किसी पेड़ के नीचे बैठकर फिर उधर देखने लगती। 4 दिन तक सुबह से शाम हो जाती, किंतु बसंती नजर नहीं आई।
गांव में प्रचलित प्रथानुसार ससुराल में 2 दिन तक सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठानों में दुल्हन का सक्रिय भागीदारी रहती है। उसके बाद तीसरे दिन वह अपने पति के साथ पगफेरे की रस्म के लिए अपने पीहर लौट आती है। लेकिन बसंती तो सप्ताह भर में भी लौट कर नहीं आई थी। रेवती के लिए एक एक दिन पहाड़ होता जा रहा था। बसंती आए तो पता चले कि मनोज उसी के गांव से बारात में आया था, तो वह रहता भी उसी गांव में है। यदि किस्मत ने जोर मारा तो वह कभी बसंती के साथ उसके ससुराल भी जा सकती है, और यह भी हो सकता है कि वह खुद ही बसंती के पति के साथ यहाँ आ जाए। भगवान करे कि वह ही यहाँ आ जाए तो अच्छा है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन गीदड़ की जल्दी से क्या बेर कभी जल्दी पके हैं? फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा ना। एक सप्ताह बाद बसंती आई तो रेवती की जान में जान लौटी, और वे किसी भी तरह उसे घर से बाहर ले जाने के बहाने ढूंढने लगी। और भी कुछ नहीं तो दिशा मैदान के मिस ही सही, लेकिन वह किसी बहाने घर से बाहर तो निकले। वैसे वह भी क्या करेगी बेचारी, चिमटी और बर्फी उसे उठने देंगी तब ना। उन दोनों की भी पिछले मुहूर्त में ही तो शादी हुई है। अपने अपने किस्से सुना रही होंगी चुड़ैल। उन्हें किसी के दुख तकलीफ से क्या लेना देना। मैं क्या उससे अपना मनोज मांग रही हूँ। बस इतना ही तो जानना चाहती हूँ कि वह भी उसी गांव में रहता है या नहीं। वह उन दोनों के सामने इस विषय में बसंती से बात नहीं करना चाहती थी। पीछे के मोहल्ले में मनिहार आया था और जोर जोर से चिल्लाकर हरी लाल पीली बैंगनी चूड़ियाँ बेच रहा था। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सुहाग भाग की निशानी मनमोहिनी चूड़ी ले लो की आवाज़ लगा रहा था। चिमटी और बर्फी ने मनिहार की आवाज़ सुनी तो दोनों उठकर बाहर चली गई, और रेवती को बसंती से बात करने का मौका मिल गया। वह उसके नज़दीक खिसक कर बोली, कैसे लगे जीजाजी बसंती रानी? रोटी पानी की ठीक से खातिरदार तो हुई ना तेरी? सुना है पैसे वाले लोग हैं, खूब मिठाई और पकवान बने होंगे। हाँ, यह तो तेरी बात सही है। दोनों तीनों टाइम खूब लड्डू जलेबी खाने को मिले। इतना बड़ा तो पक्का घर है कि क्या ही बताऊँ। मेरे लिए तो एक कमरा अलग ही था। उसमें बड़ा सा सनी का पलंग था, जिस पर रुई का मोटा गद्दा बिछाकर रंगीन फूल पत्तियों और बेल बूटों की कढ़ाई वाली सफ़ेद झक चद्दर बिछी थी, और सिरहाने दो दो तकिए भी वैसे ही रखे थे। मैं तो दिन भर उसी में आराम से लेटी रही। नीम की बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जंगले में से। कोई और नहीं था तेरे साथ? थी ना मेरी जेठानी। दिन में कितनी बार आके पूछ गई कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। ठंडे पानी की सुराही और गिलास जंगले में रख गई। जंगले के पीछे नीम की आती हवा से पानी भी ठंडा होता रहा, और जब भी मेरी इच्छा हुई उठकर पानी पी लिया, बसंती ने बताया। फिर तो तेरी खूब मौज रही ससुराल में बसंती। रेवती, अब तू मुझे बसंती कहकर मत बुला। तेरे जीजा को यह नाम पसंद नहीं है। उसने मेरा नया नाम चमेली रख दिया। अब ससुराल में मुझे सब चमेली नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, तेरे साथ गाड़ी में बैठा था, उससे तेरी बात हुई क्या? कौन? मेरी काकी सास का बेटा? उसकी तो तू कुछ पूछ ही मत। भाभी भाभी कहकर वो मेरे साथ ही रहता था दिन भर। क्या नाम है उसका? हाँ, राम जी। बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, उसका नाम तो मनोज है। मनोज कुमार, रेवती ने कहा। रेवती, ससुराल मैं गई थी कि तू? और गाड़ी में मेरे साथ मेरा देवर ही बैठा था। अठवाड़ा हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। चलती गाड़ी में तेरे साथ जो एक गोरा गोरा लड़का सुंदर नए कपड़े और गले में सोने की माला पहने बैठा था, और मैंने गाड़ी में चढ़ने के लिए मेरे हाथ में पकड़ा आम उसे थमाया था, वही तो मनोज था। अगर वह तेरी काकी सास का बेटा है तब तो यह और भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन चमेली, उसका नाम रामजी नहीं मनोज है, रेवती ने समझाया। तो तू खुद देख लेना, अभी तो वह तेरे जीजा के साथ अपनी फिटफिट के लिए तेल का इंतजाम करने गांव में गया है। आएगा तो उसका नाम भी पूछ लेना। जरा उठकर बाहर देख तो, लगता है वो आ गए हैं। हाँ है तो वो ही, लेकिन जीजा के साथ ये मनोज नहीं है। तो बहन, जो भी है वही तो मेरी सास का बेटा है, मेरा देवर राम जी। मैं उसे बदल कर तो नहीं लाई। तू उसे बुलाकर खुद ही पूछ लेना, चमेली ने कुछ जोर से कहा ताकि राम जी सुन ले और उसके पास आ जाए। क्या पूछना है भाभी? राम जी ने उसके पास आकर पूछा। तेरा नाम मनोज कुमार तो नहीं है ना? रेवती ने उससे पूछा। नहीं, मेरा नाम तो रामजी लाल है। और वो
मनोद नहीं, उसका नाम मनोज कुमार है। उसके घर वाले उसे छोटे नाम से MK कहते हैं, जैसे मुझे राम जी। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना, इसलिए ठीक से उसका नाम नहीं ले पाती। वह मेरी बुआ का बेटा है और शहर में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अच्छा, मैंने नहीं देखा, चमेली ने आश्चर्य व्यक्त किया। तू उसे कैसे देखती भाभी, तुझे तो उस समय रोने से ही फुर्सत नहीं थी। और ये तेरी सहेली तो गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, छोड़ दो, मुझे उसके साथ जाना है। सच्ची? क्यों रो रही थी? चमेली ने पूछा। क्योंकि ये गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बापू ने इसे पकड़कर गोद में उठा लिया था। लेकिन यह उसकी बाहों में छटपटाती हुई चिल्लाती रही, छोड़ दो, मुझे इसके साथ जाना है। मगर इसे सोचना तो चाहिए था कि वह शहर में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला समझदार लड़का इसे ले जाकर कहाँ रखता। पता है, उसके पिताजी बैंक में मैनेजर हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है। धूप गर्मी में बीमार ना हो जाए, इसलिए मेरी बुआ उसे लेकर शादी में ही नहीं आई। क्या अब वह फिर कभी आएगा अपने गांव में? चमेली ने पूछा। कैसी बात करती है भाभी, वह तो इस बार भी आकर पछता रहा होगा। ना उससे ऊँट पर बैठा जाए और ना ही पैदल चला जाए। बुरा नहीं मानना भाभी, दो दो सब्जी के साथ फुल के खाने वाले को चावल खाने पड़े, और वो भी बिना चम्मच। रात को सोने का कोई ठौर ठिकाना नहीं। मूंज की टूटी खटोली में बिना दरी चादर के दूसरों के साथ सोना पड़ा, तो वह कैसे भूल पाएगा? मेरा ख्याल है अपने घर जाकर 1 हफ्ता तो वह अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकला होगा। बिजली के पंखे की ठंडी हवा में रहने वाले को गांव की उबलती दोपहरी में सांस लेना तक मुश्किल हो रहा होगा। इसलिए भुआ छोटी बच्ची को लेकर नहीं आई। शहर के लोग बहुत ही नाजुक और कोमल होते हैं। राम जी, देख, तेरा भाई तो नहीं खड़ा बाहर, लगता है तुझे बुला रहा है। चमेली ने दरवाजे के पास परछाई देखकर कहा। हाँ भाभी, भाई ही है, वह बाहर चला गया। रेवती, तू उसके साथ जाने के लिए सच्ची मुच्ची रोई थी? क्या वो तेरे मन को इतना भा गया था कि तू बिना ब्याह किए उसके साथ जाने को रोने लगी? चमेली ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए पूछा। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत ही दयालु लड़का जरूर है। उसे मेरे दुख तकलीफ से रोना आता था। बहुत ही भोला भाला और सीधा लड़का था। मेरी किस्मत में यह एक अच्छा दिन लिखा था। आगे क्या होगा वह तो भगवान जाने। तुझे तो अच्छा ससुराल मिल गया, जो सब लोग तुझे प्यार करते हैं। रेवती, माँ बापू का आशीर्वाद और भगवान की दया है। सारा परिवार तो बहुत भला है। मेरी जेठानी तो मुझे बहुत प्यार करती है। क्या बताऊँ बहन, पहली रात को उसने बड़ा खेल रचाया। दिन भर मेरे आगे पीछे घूमती रही और प्यार से सब कुछ करती रही। सांझ को जीमने जूटने के बाद वह मुझे बाहर ले गई। दिन भर से बैठे बैठे पैर जुड़ गए थे और पेट में भी आफरा सा उठने से फटने को हो रहा था। बाहर जाकर दीवार की ओट में बैठी तो सांस आया, पेट हल्का हो गया तो मन भी खुश हो गया। हाँ, तू सच कह रही है, सारा दिन एक ही जगह बैठे बैठे तो पाँव जुड़ने ही थे। रेवती बोली। चमेली ने हुमक कर आगे बताया। फिर मुझे कमरे में बैठाकर दूसरे ही पल जेठानी बोली, मैं तेरे वास्ते गर्म दूध लेकर आई हूँ। वो घर में गई और दूध के 2 बड़े बड़े गिलास लेकर आ गई। बोली, दूध गर्म है, इतने में ही मैं तेरे वास्ते मिठाई ले आती हूँ। बहन, वो मिठाई तो थाली भर कर लाई, लेकिन साथ ही तेरे जीजाजी को भी पकड़ लाई। मेरी जेठानी तेरा ताल उसको कमरे में धकेल कर बोली, दोनों मिल बांट कर मिठाई खा लेना, आपस में छीना झपटी मत करना, और बाहर से सांकल लगा गई। ना उनको कुछ समझ आया और ना ही मुझे। थोड़ी देर तो हम दोनों गुमसुम से एक दूसरे को देखते रहे। फिर न जाने इन्हें क्या सूझा, मेरे पास पलंग पर बैठकर मेरा घूंघट हटाया और आले में रखे दिए को फूंक मारकर मुझे बाहों में लेकर पलंग पर लौट गए। तो वो दूध और मिठाई का क्या बना? रेवती ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। अरे बावली छोरी, फिर दूध और मिठाई अंधेरे में किसे नजर आवे था? अच्छा रेवती, तू अब घर जा, तेरा जीजा बाहर खड़ा है, शायद मुझसे कोई बात करना चाहवे है। मम्मी के निर्देश अनुसार रेवती द्वारा दिए गई आम की गुठली आंगन में रोप दी गई। दोनों बच्चे दिन में 50 बार झांक कर देख भी लेते थे, लेकिन 21 दिन बाद गुठली में से धरती का सीना फाड़कर 2 कोपल बाहर निकली। बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी 2 लाल हरी सुनहरी पत्तियां कौतूहल का विषय बन गई थी। कहा नहीं जा सकता था कि उन चारों में से कौन कितना उतावला था।
बच्चे ईंट के जंगले में उभरती 2 कोपलों को लोटा भरकर पानी डालने को दौड़ते। माता पिता उन्हें टोकते कि अधिक पानी से पौधा जल जाने का खतरा रहता है। तुम तो केवल पौधों को निहारते रहो, बाकी सब काम तुम्हारी मम्मी कर देगी। सने सने 2-3 महीने से पौधा उभर कर जंगले से बाहर आ गया। बरसात का मौसम शुरू हुआ तो बच्चों को पौधे में बहुत अधिक पानी जाने की चिंता सताने लगी। लेकिन उनकी माता ने उन्हें समझा दिया कि बड़े होने पर जैसे बच्चा आवश्यकता से अधिक हजम नहीं कर पाता, वैसे ही पेड़ पौधे भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी ग्रहण नहीं करते। छोटे और कमज़ोर होने पर अधिक पानी में रहने से उनका कोमल शरीर गल जाता है और वे मर जाते हैं। किंतु स्वस्थ और बड़े होने पर वे फालतू पानी को स्वयं से दूर रखने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें रेवती की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बरसात के बाद सर्दी और सर्दी से में दशहरा दिवाली। अलाव के पास बैठकर हाथ सेकना और रजाई में छुपकर सो जाना। सुबह की गुनगुनी धूप में स्वयं को गर्म करना एक अनोखा ही अनुभव होता है। सुबह सवेरे स्नान करके स्कूल जाना, फिर धूप में ज़मीन पर बैठकर पढ़ना भी कम रोमांचकारी नहीं होता। ना सामने ब्लैक बोर्ड और ना ही कुछ नकल करके लिखने का झंझट। बगल में हाथ दबाकर बैठे रहो, कमरे से दूर सर की एक कुर्सी और चलते फिरते उनके अनमोल वचन, केवल हवा में तैरते उनके उपदेश। शायद ही कोई अभिमन्यु उन्हें पकड़ पाता हो, लेकिन द्रोणाचार्य का तो कर्तव्य पूर्ण हो गया। उनकी हाजिरी तो पक्की हो गई, उन पर तो कोई आँच नहीं आएगी। बाकी पढ़ने वालों पर निर्भर करता है कि उन्हें सबक मिला या सजा। अधिकांश तो ऐसे दुर्लभ अवसर का भरपूर लाभ उठाकर पानी पिया माँ साहब कहकर निकल भी लेते हैं। चाहे छुट्टी मांगते समय उसकी कनिष्ठा उंगली ही माँ साहब के सामने थी। ना तो मरीज का उधर ध्यान था और ना ही वैद्य जी की बीमारी से कुछ लेना देना था। इशारों इशारों में ही बातें हो गई। 10वीं कक्षा में मैं मेरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ रेवती। तुम अभी कौन सी कक्षा में पहुंची हो? 16 साल का किशोर मनोज कुमार अपने आंगन के बीचों बीच खड़ी रेवती को गर्व से बता रहा था। रेवती खुद चाहे जिस किसी भी कक्षा में पहुंची हो, लेकिन आंगन में खड़ी रेवती अपनी उम्र का 5 बसंत देख चुकी थी। उसके शरीर में कई अनेक अंग दृष्टिगोचर होने लगे थे। पतली पतली टहनियाँ मोटी होकर काफ़ी मजबूत प्रतीत होती थी। शाखाओं पर पत्ते भी पहले से अधिक और चमकीले नजर आने लगे थे। उसकी रक्षा के लिए बनाया गया ईंटों का जालीदार जंगला अब उसके कद से काफ़ी छोटा दिखने लगा था, लेकिन अभी तक वह वैसे का वैसा ही था, उसी रूप में सही सलामत और सुरक्षित। तो रेवती को अब चाहे उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन वह उसकी सुरक्षा के लिए हर समय उपस्थित था। मनोज, तूने कितनी बार तो रेवती को बता दिया कि तू 10वीं कक्षा में फर्स्ट आया है। तूने बता दिया और उसने सुन भी लिया, तो क्या अब दिन भर तू उसे बार बार यही बताता रहेगा? नहीं मम्मी, ज़्यादा बार तो नहीं बताया है। 1 से 2 बार ही भी बता दिया तो क्या हुआ? कोई दूसरा काम भी तो नहीं है ना अब। स्कूल तो 10 दिन बाद खुलेगा और नई किताबें भी उसके बाद ही मिल पाएंगी। एनसीसी कैंप में अगले सप्ताह जाना है। बेटा, स्कूल, किताब, रेवती और एनसीसी के अलावा भी करने को काम है, मम्मी ने कहा। अच्छा, मैं भी जानूँ ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ा है? सबसे पहले तो तू खाना खा ले। देख, 2 बजने वाले हो गए हैं। सुबह खाए एक पराठे से कैसे चलेगा? तुझे भूख नहीं लगी क्या अभी तक? मम्मी ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा। सचमुच ही भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है मम्मी, लेकिन मैं रेवती से बातें करने में खाना ही भूल गया। आप थाली लगाओ, मैं इतने में मेरी स्टडी टेबल और चेयर ला कर रखता हूँ। मम्मी, मैं रेवती की छाया में बैठकर खाना खा सकता हूँ? यहाँ हवा भी ठंडी ठंडी अच्छी लग रही है। हाँ, खाने को तो तू यहाँ बैठकर खा सकता है, लेकिन तेज हवा के साथ मिट्टी खाने में गिर सकती है। नहीं मम्मी, इतनी तेज तो हवा नहीं है, मिट्टी नहीं उड़ेगी। मैं टेबल कुर्सी बाहर लाता हूँ। वह कहकर अपने स्टडी रूम में गया और टेबल कुर्सी एक साथ ही उठा लाया। वह रेवती की ओर मुंह करके धीरे से बोला, देख रेवती, अब मैं तेरे साथ बैठकर ही खाना खाऊंगा। तुझे भूख लगी है ना, तो मैं मम्मी से तेरे लिए भी खाना मंगवा लेता हूँ। नहीं तो तू मेरे साथ ही खा लेना, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मम्मी थाली में 2 चुपड़ी चपाती, भिंडी की सूखी सब्जी और भरवा बैंगन के साथ एक कटोरी में दही लेकर आई। तूने हाथ धोए मनोज? मम्मी ने टेबल पर थाली रखकर उससे पूछा। हाँ मम्मी।
पहले टेबल कुर्सी कपड़े से अच्छी तरह साफ़ की, फिर साबुन से रगड़ कर हाथ धोई। देख लो एकदम साफ़ है। उसने अपने दोनों हाथ उनके सामने फैला दिए। तो दोस्तों दूसरे पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।